पिछले लेक्चर में हमने बात की थी शीत युद्ध के बारे में और अब जो शीत युद्ध के बारे में और दीर्घता के बारे में हमने बात की थी। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, तो इसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा इस लेक्चर में करने वाले हैं। हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे चलते हैं। तो इसने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, इसने दुनिया को जो है तीसरा विकल्प दिया था। जब दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी, एक तरफ सोवियत संघ रूस था तो दूसरी तरफ अमेरिका था, तो वहीं जो है जो गरीब देश थे, जो नव स्वतंत्र जो देश थे, जो उसी समय स्वतंत्र हुए थे, उनके जो यानी कि उन्हें जो एक उनके सामने ये समस्या थी कि जिन देशों से वो आज़ाद हुए हैं, जैसे अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन वगैरह, तो ब्रिटेन का जो उपनिवेश थे और वे जो है जिन देशों से आज़ाद हुए थे उन्हीं के खेमे में चले जाएंगे, तो एक तरह से वापस जो है उनकी आज़ादी पे ये एक जो है सवालिया निशान खड़ा कर देगा। इस कारण से वो क्या करते हैं कि एक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में उन्हें एक तीसरा विकल्प मिलता है उन देशों को जो कि जो नव स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन आगे कि ये जो तीसरा विकल्प था वो दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का ये विकल्प था। ठीक है, आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष युग। ठीक है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना किसने की, उस चीज़ को अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ जो है युगोस्लाविया के जो जेसो ब्रोस टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। ये तीन जो मेन नेता थे इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो कार्य करने वाले। ठीक है, तो इसको जो स्थापना के लिए जो इन्होंने जो सक्रिय भूमिका जिनकी कह सकते हैं, उनमें 5 देश थे मुख्यतः, जिसमें 3 तो ये शामिल थे और 2 की हम बात करें तो इंडोनेशिया के जो सुकर्णो थे और गाना के वाने एन कुरमा थे। इन्होंने जो इसको जो है जोरदार समर्थन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आगे देख लेते हैं कैसे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन कार्य करता है, इसकी पूरी जानकारी अपन देख लेते हैं। अब देखिएंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, क्योंकि जो शीत युद्ध का जो एक चरम सीमा पे इसी काल के दौरान पे पहुंचा था और जो है देशों पे ये दबाव डाला जा रहा था कि वो किसी एक खेमे का जो है पार्ट बने या उनका हिस्सा बने, लेकिन तभी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन लोगों को एक तीसरा विकल्प देता है। ठीक है, तो इसका पहला जो है सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, इनमें 5 देशों का। ठीक है, इसमें 3 बातों पे मुख्यतः ध्यान दिया गया था कि सबसे पहला जो है 5 देशों के बीच सहयोग की बात की गई। ठीक है, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते दायरों को जो है रोकने का इसमें जो है बात कही गई कि किसी भी प्रकार जो शीत युद्ध है उसमें एक जो है जो तनाव की स्थिति पनप रही है पूरी दुनिया में, उसको कम किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे बहुत से नव स्वतंत्र जो अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय होता है और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर राष्ट्र शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो जो नए नए नव स्वतंत्र आ रहे थे उनको एक विकल्प देने के लिए भी ही जो है इसका हम जो है उपयोगिता देख सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात करें तो इसमें 25 सदस्य देश थे। ठीक है, समय गुजरने के साथ जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में संख्या में वृद्धि होती रही। ठीक है, तो अब जो किताब में 2016 का जो आंदोलन का जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात कही गई है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो अब तक इसमें 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों अलग अलग हितों के देश इसमें शामिल होते गए। ठीक है, तो नए नए देश इसमें साथ जुड़ते गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये समझना होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 धारणाएं पहले से चलती है, एक तटस्थता की नीति होती है और एक पृथकतावाद का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो इन दोनों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे अलग होता है, इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं।
तो ठीक है, तो अलग रहने का मतलब जो है तटस्थता नहीं हो सकता। तटस्थता का मतलब अपन देखें तो तटस्थता क्या क्या होती है और पृथकतावाद क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पृथकतावाद की अगर बात करें तो अपने आप को किसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। जैसे कि 1787 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने तटस्थता की नीति का पालन किया। उसने जो जब उसका कोई महत्व नहीं होता था तो वो किसी के कार्य में, किसी देश में जो है अपना किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था। इस प्रकार अमेरिका ने अपने आप को जो वैश्विक मुद्दों से बचाए रखा 1787 के बाद। लेकिन जब उसकी विदेश नीति अच्छी, जब उसको ज़्यादा विदेश नीति अच्छी हो गई और उसका जो है उसको पैसा उसका बढ़ गया, तब जाके उसने कहीं ना कहीं दुनिया में इंटरफेयर करना चालू कर दिया। उसका पावर बढ़ने के साथ ही उसने दुनिया में इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अब जो है लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई थी कि उसने दुनिया अपने आप को पूरी दुनिया से अलग ही कर लिया हो। गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है मध्यस्थता करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये नहीं चाहते थे, गुटनिरपेक्ष से लड़ाई नहीं चाहते थे, तो वो सक्रिय भूमिका मध्यस्थता में निभाते थे। ठीक है, तो ये इसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दुनिया को एक दुनिया से खुद को अलग थलग कर सके, ये हम उस गुटनिरपेक्ष देशों के बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं तटस्थता की नीति। तटस्थता की, ये तो हुआ पृथकतावाद का सिद्धांत। अब देखते हैं तटस्थतावाद क्या होता है। तो तटस्थतावाद को देख लेते हैं कि युद्ध में शामिल न होने की नीति को हम कह सकते हैं कि तटस्थतावाद कह सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष समाज जो ये आंदोलन था, इसमें शामिल देशों ने तटस्थतावाद की नीति अपनाई या किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, ऐसा नहीं था। बल्कि ये युद्ध में भी भाग लेते थे और जो है कह सकते हैं कि दो दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए भी ये कार्य करते थे। ये चाहते थे कि देशों के बीच जो युद्ध कम से कम हो, तो इसका भी वो कार्य करते थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं इसमें जो है कुछ इनके नेताओं के बारे में जो किताब में दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, आप देख सकते हैं जोसेफ ब्रोज टिटो को, फोटो में देख सकते हैं आप जोसेफ ब्रोज टिटो को। तो ये जो है यूगोस्लाविया के शासक थे। वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो ये एक अच्छे शासक कह सकते हैं। फिर ये थे भारत से जवाहरलाल नेहरू, और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कार्य किया आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे जो हमारे पास नेता निकल के आते हैं वो आते हैं गमाल अब्दुल नासिर। ये मिस्र के शासक हैं और ये अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया है। ठीक है, स्वेज नेहल का राष्ट्रीयकरण भी इनके द्वारा किया गया। इसकी वजह से 1956 अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ था। और ये है सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी इन्होंने किया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के लिए प्रतिबद्ध। जो सभी जो नेता हैं वो समाजवाद और साम्राज्यवाद का यानी कि साम्राज्यवाद का विरोध ही किया इन लगभग इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। इसीलिए तो वो अलग चाहते थे, क्योंकि इनकी जो अगर वो अमेरिका या रूस के खेमे में अगर शामिल हो जाते तो वो एक तरह से वो उनका जो है साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत था वो उसके जो उस खिलाफ नहीं हो सकते थे। क्योंकि जो ये अमेरिका और ये जो रूस थे, ये अमीर देश थे, सोवियत संघ जो थे अमीर देश थे, तो ये प्रकार साम्राज्यवादी नीतियों पे ही कार्य करते थे। ये अपनी जो नीतियों को इन देशों, छोटे छोटे देशों पे थोपने का कार्य करते थे। उसका उन्होंने पूरा विरोध किया। इसलिए ही इन्होंने गुटनिरपेक्ष नामक तीसरा जो है सम्मेलन बनाया। अब यहाँ पे देखिए वामे एन कुरमा है, ये 1900 गाना के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई के ये अगुआ है। तो ये गाना के प्रधानमंत्री, और ये नए उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया, जो नए तरह का उपनिवेशवाद था, जिसमें कि लोगों पे जो संध्या थोप के जो है देशों को पे संध्या थोप के उनको अपने पक्ष में रखने की जो नीति अपनाई जाती थी नव उपनिवेशवाद में, उसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण नेता थे। और भारत और शीत युद्ध के जो बारे में हम अगले लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।